गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेस्मा हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का अपना विषय है व्यंजन वर्ण। पिछली वीडियोज़ में मैंने स्वर वर्ण के बारे में विस्तार से आपको समझाया है। तो वर्णों के जो भेद हैं उनमें स्वर वर्ण के बारे में पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ विस्तार से। आज की वीडियो में देखिए व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि व्यंजन वर्ण होते क्या हैं। देखिए, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर किसी रुकावट, बाधा, व्यवधान, संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती हो तो व्यंजन ध्वनि कहलाती है। अंतर देखिए केवल यहाँ है स्वर और व्यंजन में। यानी स्वर ध्वनियाँ उनको कहते हैं जिनमें हमारी श्वास वायु मुख से बाहर जब निकलती है तो रुकावट, बाधा, व्यवधान और संघर्ष के बिना निकलती है। और व्यंजन वर्ण की श्वास वायु जब बाहर निकलती है तो उसमें रुकावट, बाधा, व्यवधान और संघर्ष रहता है। ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण की परिभाषा हुई कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर किसी रुकावट, बाधा, व्यवधान, संघर्ष के बाद ही मुख से बाहर निकलती है तो वो व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। सामान्यतः किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। शॉर्ट में परिभाषा है कि किसी स्वर ध्वनि की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। यानी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या में आपको कन्फ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 33 है। 33 व्यंजन ध्वनियाँ शामिल की गई हैं जिनको निम्नानुसार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब ये जो 33 व्यंजन हैं उनको आगे किस प्रकार बांटा गया है, किस प्रकार विभाजित किया गया है, देखिए पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगर स्पर्श व्यंजन पूछे तो क से प वर्ग तक, यानी क वर्ग का मतलब क, ख, घ, ग, ड़, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। इस प्रकार कैसे लेकर प वर्ग जो 25 होते हैं, क्योंकि ये 5 जो पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, ङ में 5 होते हैं, इस प्रकार 5-5 वर्ण होते हैं। तो कुल 25 जो व्यंजन वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन की गिनती में आते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ये, र, ल, व। इनका जब उच्चारण करते हैं तो ध्वनि गले के अंदर से उठकर आती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, स, स, है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। आप यहाँ देखिए, संयुक्त व्यंजन अक्षत्र गे और श्र, ये हर किसी को पता है। इनका जो संयुक्त व्यंजन है अक्षत्र गे हर किसी को पता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें भूल होने की बात ये है कि जो अक्षय है वो किन वर्णों के मेल से बनता है, त्रय किन वर्णों के मेल से बनता है और गे किन वर्णों के मेल से बनता है। प्रायकर गे की जब बात आती है तो उच्चारण में गे आता है, इसलिए लोग ग और ये इसमें मान लेते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार होता है, जो अक्षय है वो क और स के मेल से। एक बात तो इसमें ये होती है, ये ध्यान रखिए कि अक्षय किन के मेल से बनता है, क और स के मेल से बनता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये भी बनता है कि इसमें क हलंत होता है या स हलंत होता है। तो ध्यान रखने की बात है कि इनमें जो पहला वर्ण है वो हलंत होता है। जैसे अक्षय में क हलंत होता है, त्रय में त हलंत होता है, गे जो जय और ये के मेल से बनता है इनमें जय हलंत होता है, और श्र जो श और र से बनता है इनमें स हलंत होता है। तो एक तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो हैं वो किनके इनके मेल से बनते हैं। ठीक है। अक्षय क और स से, त्रय त और र से, गे जय और ये से, यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात है, और श्र श और र से। और दूसरी बात इनमें ध्यान रखने की ये है कि इनमें पहला जो अक्षर है ये हलंत होता है, क, त, ज और श। इनमें क होता है, इसमें त होता है, इसमें ज होता है, इसमें स होता है। ये हलंत होते हैं और ये पूरे वर्ण होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी में कुछ आगत व्यंजन भी हैं। आगत व्यंजन जैसे नाम से विदित है आगत, आगत का मतलब आया हुआ। तो वैसे देखिए हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। हिंदी
की जननी संस्कृत होती है और हिंदी के वर्ण संस्कृत से लिए गए हैं। लेकिन ये जो व्यंजन है ये पारंपरिक रूप से संस्कृत से न लेकर के दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। आगत का मतलब आना, इसका मतलब ये जो व्यंजन है ये दूसरी भाषाओं से आए। जैसे हमारी हिंदी में अंग्रेजी के शब्द भी हैं, उर्दू के भी हैं, फारसी के भी हैं, तो ये शब्द ये विदेशी ध्वनियों के, इसीलिए इनको आगत बताया गया है। इनकी पहचान के लिए क्या है, इनकी अलग से कोई लिपि नहीं है, इनकी अलग से कोई लिपि नहीं है, इसलिए इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग कर दिया गया है। तो ये मानिए कि ये 5 ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ होती है और इनकी पहचान ये है कि इनके साथ नुक्ते का प्रयोग होता है। अब देखिए व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। हमने पहले पढ़ लिया व्यंजन ध्वनियों का विभाजन। अब देखिए व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, 2 आधारों पर किया गया। एक तो उच्चारण आधार पर और एक प्रयत्न विधि के आधार पर। एक उच्चारण के आधार पर और एक प्रयत्न विधि के आधार पर। अब आप उच्चारण के आधार पर देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में हमारे मुख का कोई एक अंग सर्वाधिक सक्रिय होता है, अतः वही अंग उस वर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। देखिए किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख का एक अंग, भले ही जीभ हो, भले ही होठ हो, भले दांत हो, कोई एक जो अंग है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि उच्चारण अपन करते हैं पै, बोलते हैं पै, तो इसमें होठ टकराते हैं। अपन बोलते हैं तै, तो इसमें अपनी जीभ है वो दांतों से टकराती है। इस प्रकार क्या है कि किसी में कोई अंग सक्रिय होता है तो किसी में कोई अंग सक्रिय होता है। और जिस वर्ण में जो अंग सक्रिय होता है उसी के आधार पर उसका नाम है। यानी किसी में अगर कंठ ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं तो उसको कंठ्य वर्ण कह दिया, किसी में तालव्य ज़्यादा सक्रिय हो रहा तो उसमें उसको तालु वर्ण कह दिया। इस प्रकार इनका विभाजन उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। देखिए महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टधाई रचना में इसके लिए निम्नलिखित नियमों का निर्धारण किया है। महर्षि पाणिनि ने देखो अपनी रचना में इनके लिए क्या नियम बनाए हैं। एक पहला देखिए कंठ स्थान, यानी जिन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है उनको कंठ्य वर्ण कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कंठ्य वर्ण बोलते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी बनाया है जिसके जरिए आसानी से याद रह सके। अकु है विसर्जनीयन कंठ, अकु है विसर्जनीयना कंठ, यानी अकु का यहाँ देखो आप ए से शुरू होने ए और आ, कंठ्य वर्ण में कौन से आते हैं? जैसे ए आ गया सूत्र में तो ए और आ, और क आ गया इसका मतलब कै वर्ग पूरा और है, और विस यानी विसर्ग, तो इनमें ए और आ आते हैं, कै वर्ग पूरा आता है आता है और विसर्ग आता है। ये किस में आते हैं? कंठ्य वर्णों में आते हैं। तो कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसके लिए ये एक आप सूत्र याद रख लीजिए, एको विसर्जनीयना कंठ है, यानी ए आ आते हैं, कै वर्ग पूरा आता है आता है और विसर्ग आता है। ये कंठ्य वर्ण में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तालव्य वर्ण। अब देखिए इनमें क्या है कि इनका उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जीवा है वो तालव्य से टकराती है। अब इनमें होते कौन कौन से हैं ये याद रखने के लिए एक सूत्र बनाया है, इश्चुएशाना तालुम है, इश्चुएशाना तालुम है, यानी इसमें दोनों ई आती हैं और स आता है और च वर्ग पूरा आता है और ये आता है। इस आधार पर ये याद रह सकते हैं कि तालव्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं। तो ये सूत्र याद करने से कि ई और ई दोनों आते हैं, एक स आता है और च वर्ग पूरा आता है और ये आता है, ये तालव्य वर्णों में आते हैं, ठीक है। इसके बाद मूर्धा स्थान, इसके बाद मूर्धा स्थान यानी मसूड़ों से जब जीवा टकराती है, जैसे अपन बोलते हैं ट, तो ट में अपनी जो जीभ है वो मसूड़ों के पास से टकराती है, इसलिए इनको मूर्धा स्थान से टकराने वाले वर्ण बोले गए हैं। और मूर्धा स्थान में जीभ जहाँ टकराती है उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब मूर्धन्य वर्ण होते कौन कौन से हैं इसको याद रखने के लिए एक सूत्र बनाया है, ऋटुर्बाणम मूर्धा, ऋटुर्बाणम मूर्धा, यानी ऋटुर्बाणम मूर्धा का मतलब है कि एक तो री मूर्धन्य में आती है, टू का मतलब ट वर्ग पूरा आता है और इसमें र आता है और स आता है। ये किस में आते हैं? मूर्धन्य वर्णों में
आते हैं। ठीक है, इस सूत्र के जरिए याद रह सकता है। इसके बाद दंत स्थान, यानी कुछ व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण करने से हमारी जो जीभ है वो दांतों से टकराती है। जैसे हम बोलते हैं तय का उच्चारण करते हैं तो जीवा किससे टकरा रही है? दांतों से, इसलिए इनको दंत वर्ण कहते हैं। यानी दंत स्थान से उच्चारित होने वाले ये दंत वर्ण होते हैं। इसका एक सूत्र है लरितुलसाना दंता है। लरितुलसाना दंता है, यानी इसमें एक तो लरी आता है, तय वर्ग पूरा आता है, लय आता है और स आता है। अब इनमें से थोड़ा सा क्या है कि इन सूत्रों के जरिए ये याद रह जाता है कि जो ये अंतस्थ व्यंजन हैं वो किस प्रकार उनको बांटे गए हैं, उसम व्यंजनों को किस प्रकार बांटे गए हैं। यानी अपने जैसे क है, क वर्ग है, च वर्ग है, ये तो नियमानुसार याद रह जाते हैं। क वर्ग कंठे में आता है और च वर्ग तालुवे में आता है, क्योंकि पहले कंठ आते हैं, फिर तालवा आता है, फिर मशूड़े आते हैं, फिर दंत आते हैं, फिर ओष्ठ आते हैं। तो ये तो इस हिसाब से याद रह जाते हैं। लेकिन एक तो स्वर किन किन में आते हैं और अंतस्थ व्यंजन किन में आते हैं और ये ऊष्म व्यंजन किन किन में आते हैं, तो ये अलग अलग याद रखने के लिए मैंने थोड़े सूत्र बना दिए हैं। इन सूत्रों के जरिए ये याद रह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में जैसे ये तालुवे में आ गया, र मुर्दा में आ गया, ऊष्म व्यंजन में है इसमें आ गया, श तालुवे में आ गया, ये स मुर्दा स्थान वाली में आ गया और ये स दंत स्थान में आ गया। ठीक है, धन्यवाद। बाकी इन व्यंजनों के वर्गीकरण को अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से।